हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। अब देखो, डायरेक्ट सोर्सेज को हमने डायरेक्ट क्यों कहा था? क्योंकि वो डायरेक्टली हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम क्या होता है? मैग्मा बाहर आता है, गैसेस बाहर आती हैं, तो हमें ये पता लगता है कि अर्थ के इंटीरियर में जाके हमें गैसेस मिल रही हैं। ऐसे ही मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक बन जाती है, और उस इग्नियस रॉक को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में जाके हमें किस टाइप के मिनरल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्टली वो हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही जो इनडायरेक्ट सोर्सेज होती हैं, इन्हें हम इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली तो ये हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में नहीं बताती, बट हाँ, इनडायरेक्टली हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन इनके थ्रू गैदर कर सकते हैं, या अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं इन सोर्सेज के थ्रू। तो चलिए इन इनडायरेक्ट सोर्सेज को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट सोर्स है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। अभी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। अब देखो, हम अर्थ के रेडियस की अगर बात करें, अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर्स। अब हम 6000 किलोमीटर डीप में जाके, और 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डीप है, तो हम इतने डेप्थ में तो आज तक जा नहीं पाए हैं, और हो सकता है कभी जा भी ना पाए। लेकिन हाँ, माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू हम 3-4 किलोमीटर डेप्थ तक तो गए हैं अर्थ के। और जब हम 3-4 किलोमीटर नीचे जाते हैं माइनिंग एक्टिविटी में, तो हमने ये नोटिस किया है कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये बढ़ती चली जाती हैं। इन सब की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इससे हमने ये तो अंदाज़ा लगा लिया, जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इनकी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। और हम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, उसका भी हम आइडिया लगा सकते हैं इसके थ्रू। अब इस नॉलेज के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में जाके किस डेप्थ पर कितना टेम्परेचर हमें मिल सकता है, या कितना प्रेशर मिल सकता है, या फिर कितनी डेंसिटी मिल सकती है। यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखो, मैंने कहा कि हम 6000 किलोमीटर डेप्थ तक तो नहीं जा पाए हैं, और हो सकता है जा भी ना पाए, लेकिन हाँ, हम कुछ डेप्थ तक तो गए हैं। तो क्या आपको ये पता है कि अर्थ की सरफेस पे सबसे डीप आर्टिफिशियल होल जो है वो कहाँ पे मिलता है, और वो कितना डीप है? वो हमें मिलता है कोला पेनिनसुला में, और उसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। कोला पेनिनसुला पड़ता है रशिया में। ये देखो, ये जो आपको स्टार दिख रहा है, रशिया और नॉर्वे के बॉर्डर के पास कोला पेनिनसुला है, और यहाँ पे मिलता है हमें कोला सुपर डीप बोर होल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कोला सुपर डीप बोर होल के ऊपर ही बनाया गया है। कोला सुपर डीप यूएसएसआर का एक प्रोजेक्ट था, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1970s में। यूएसएसआर का ये एम था कि हम जितना डीप हो सके उतना डेप्थ में जाएं और अर्थ की स्टडी करें। 1989 के आसपास आके ये प्रोजेक्ट जो है इसको बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब 12 किलोमीटर डेप्थ तक साइंटिस्ट पहुंचे, और आप ये देखो, लगभग 2 डेकेड लग गए हमें सिर्फ 12 किलोमीटर डेप्थ तक जाने में। तो जब 12 किलोमीटर्स डीप साइंटिस्ट पहुंचे, और साइंटिस्ट भी नहीं, मशीन्स का यूज़ किया गया था उतनी डेप्थ तक पहुंचने के लिए। तो जब उतनी डेप्थ तक हम पहुंचे, तो साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया था कि 12 किलोमीटर डीप जाके हमें जो टेम्परेचर है वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, और डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बट हुआ क्या, 12 किलोमीटर डीप जाने के बाद जो टेम्परेचर था वो अचानक बहुत बढ़ गया, और वो पहुंच गया 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और उन्होंने इतना तो सोचा ही नहीं था भाई, 100 अगर एस्टिमेट किया है तो 100 का 110, 115 हो जाए, बट इट वेंट अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है इसको बंद करना पड़ा। और आज भी कोला सुपर डीप बोर होल जो है, इट इज़ द डीपेस्ट आर्टिफिशियल होल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ध्यान रखिएगा, कोला कहाँ पे पड़ता है? कोला है आपका रशिया में, नॉर्वे और रशिया के बॉर्डर के पास कोला पेनिनसुला है, वहाँ पे पड़ता है आपका कोला सुपर डीप बोर होल। अब देखो, मैंने आपसे ये कहा कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी का यूज़ करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम एस्टिमेट लगाते हैं। यहाँ देखना,
स्कूल लेवल पे आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला हम सब नहीं पढ़ा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर आपको ग्रेविटी मेज़र करनी हो या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पता लगाना हो तो उसके लिए फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ग्रेविटी आपको पता ही होगा, ग्रेविटी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करती है। तो समझ लो आप एक पॉइंट पे खड़े हो अर्थ की सरफेस पे और आपकी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है F फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू G। G जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहने वाला है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अर्थ की सरफेस पे आप कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो F इक्वल्स टू G m1 आपका मास हो गया, m2 अर्थ का मास हो गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड एट द पॉइंट वे यू आर स्टैंडिंग। तो जहां आप खड़े हो वहां से अर्थ का सेंटर कितना दूर है वो हो गया आपका आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप अर्थ के मास का पता लगा सकते हो और साइंटिस्ट ने अर्थ के मास का पता लगाया और अर्थ का जो मास कैलकुलेट किया गया है इट इज 5.9722 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। तो आप 59722 के पीछे 20 जीरो लगा लेना और आपको अर्थ के मास का पता लग जाएगा। तो चलो हमें अर्थ का मास तो पता लगा। अब जब हमने अर्थ का मास कैलकुलेट किया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि अर्थ की जो सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं, ओशंस मिल रहे हैं, यहाँ पे इतनी मैसिव ऑब्जेक्ट्स नहीं है या यहाँ पे इतनी मैसिव अमाउंट में हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर ये मास जो है ये सरफेस पे नहीं है तो फिर ये मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? ये मास अर्थ के इंटीरियर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं अर्थ का ज़्यादातर मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है अर्थ के इंटीरियर में जाके। ऐसे ही डेंसिटी कैलकुलेट की गई अर्थ की और वो ओवरऑल जो अर्थ की डेंसिटी है वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट की गई है। लेकिन जो अर्थ की सरफेस है, जो क्रस्ट है जहाँ पे हम रहते हैं, उसकी डेंसिटी जो है वो लगभग 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। तो अगर उसकी डेंसिटी इतनी कम है तो मतलब अर्थ के इंटीरियर में जाके अर्थ का जो कोर है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और कैलकुलेशंस के थ्रू हमने ये माना कि उसकी डेंसिटी लगभग 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब पहले हम ये मानते थे कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो भी रॉक्स से बना हुआ है, अर्थ का जो कोर है वो भी पत्थरों से या रॉक्स से बना हुआ है, लेकिन रॉक्स की डेंसिटी इतनी नहीं होती। रॉक्स की एक लिमिट होती है, क्रिटिकल लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड अगर आप उन पर प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो रॉक्स टूट जाएंगी लेकिन उनकी डेंसिटी नहीं बढ़ने वाली। तो 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रॉक्स की डेंसिटी तो हो नहीं सकती। तो इससे उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि अर्थ का जो कोर है वो मेटल्स का बना होगा, क्योंकि इतनी डेंसिटी तो भाई मेटल्स की ही हो सकती है। अब चलो हम यहाँ से ये तो पता लगा लिया कि अर्थ का जो कोर है वो मेटल्स का बना होगा, बट किस मेटल से बना है ये कैसे पता लगाएं? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ का जो कोर है वो बना है आयरन से और उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक रीजंस भी दिए जाते हैं। उन रीजंस को समझते हैं। अब देखो हम सबको पता है और स्कूल में हमने ये पढ़ा है कि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो इस इमेज में देखना। ये है सन और ये है आपकी अर्थ। ये जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर सोलर फ्लेयर्स, या इसे कई बार हम सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में हमें आगे चल के डीप में पढ़ना है, तो अभी जो है इसकी टेंशन मत लेना कि ये क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कई बार क्या होता है, सन की तरफ से अर्थ की डायरेक्शन में बहुत हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स थ्रो किए जाते हैं। सन की सरफेस से ही वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और वो अर्थ की तरफ आते हैं। ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे तो ये अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म है उसे अफेक्ट करेंगे, उसके एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट करेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये इस कोरोनल मास इजेक्शन को अर्थ की तरफ आने नहीं देती और देखो बाहर से ही इस डायरेक्शन में भेज देती है।
तो ये अर्थ को इस कोरोनल मास इजेक्शन या फिर सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म जिसे कहते हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है और ये अर्थ की सरफेस पे लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने में अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। अब वापस आ जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें ये पता है कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं ना कहीं अर्थ में मैग्नेट भी होनी चाहिए, और मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स तो ज़रूर होने चाहिए। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वो मैग्नेटिक एलिमेंट है आयरन, और वो अर्थ के कोर में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो ये मानते हैं कि 80% से ज़्यादा जो हमारा कोर है, अर्थ का कोर है, वो आयरन से बना हुआ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस बात को सपोर्ट भी करता है कि हाँ, अगर कोर में आयरन है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। एक एविडेंस तो हुआ ये। अब दूसरा एविडेंस क्या है? हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे में जो 10 सबसे कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं उनमें से एक है आयरन। अब हमारी सरफेस पे तो हमें इतने बड़े अमाउंट में आयरन मिलता नहीं, तो साइंटिस्ट ने ये माना है कि ये आयरन जो है ये अगर सरफेस पे नहीं है तो ये कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा? ये हमारे कोर में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ऐसे ही अभी हम आगे चल के एक इनडायरेक्ट एविडेंस देखेंगे मीटियोर्स, तब हम समझेंगे मीटियोर होते क्या। ये जो मीटियोर्स होते हैं इनका भी जो कोर है वो भी आयरन का ही बना होता है। तो इन सब एविडेंस के बेसिस पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंक्लूड किया है कि अर्थ का जो इंटीरियर है या अर्थ का जो कोर है वो किससे बना होगा? वो मेजरली बना है आयरन से। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो कितनी सारे एविडेंस के बेसिस पे हम ये इन्फर कर रहे हैं कि अर्थ का जो कोर है वो आयरन से बना हुआ है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो ज़्यादातर नॉलेज है अर्थ के इंटीरियर को लेकर वो इन्फ्रेंसेस पे बेस्ड है, वो एविडेंस पे बेस्ड है। हम इंटीरियर में जा नहीं पाए हैं, लेकिन इन एविडेंस के बेसिस पे हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में हमें क्या कुछ मिलेगा, कैसे प्रोसेसेस मिलने वाले हैं, कौन से एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट एविडेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एविडेंस है हमारा सीज्मिक वेव्स। अब सीज्मिक वेव्स से हम क्या समझते हैं? सीज्मिक वेव्स बेसिकली हम अर्थक्वेक वेव्स को कह रहे हैं। अब अर्थक्वेक होता क्या है? एक्सपीरियंस तो आप सबने किया होगा अर्थक्वेक, लेकिन अर्थक्वेक है क्या? होता क्या है, अर्थ के अंदर की तरफ जाके जहां हम रहते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट में नीचे की तरफ जाके किसी एक पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जब रिलीज होती है इस एनर्जी की वजह से कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। उन वेव्स को ही हम नाम दे रहे हैं सीज्मिक वेव्स, या उन्हें हम अर्थक्वेक वेव्स भी कह देते हैं। अभी जो अर्थक्वेक वेव्स है ना या सीज्मिक वेव्स है, ये भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी नॉलेज देती है। वो कैसे देती है ये भी देख लेते हैं। अब देखो सीज्मिक वेव्स जो होती हैं ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, अगर हम कह रहे हैं सरफेस वेव्स तो सरफेस वेव्स का मतलब क्या होगा? सरफेस वेव्स का मतलब है जो वेव्स यहाँ अर्थ की सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, इस पोर्शन पे ट्रैवल कर रही हैं। अब देखो ये वेव्स जो होती हैं ये अर्थ की सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर रही हैं, ये अर्थ के इंटीरियर में नहीं जा रही हैं। तो जब ये अर्थ के इंटीरियर में नहीं जाएंगी तो ये अर्थ के इंटीरियर के बारे में नॉलेज ही हमें कैसे दे सकती है? तो अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए ये वेव्स तो हमारे किसी काम में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर में जा ही नहीं रही, और जब ये इंटीरियर में एंटर ही नहीं कर रही तो इंटीरियर के बारे में हमें नॉलेज कैसे देंगी? दूसरी वाली जो वेव्स होती हैं वो हैं हमारी बॉडी वेव्स, और ये जो बॉडी वेव्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में नॉलेज देने वाली है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है बॉडी वेव्स मतलब ये अर्थ की बॉडी में से ट्रैवल कर रही है, मतलब अर्थ के इंटीरियर में से ट्रैवल कर रही हैं। जो आपकी बॉडी वेव्स होती है ना ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है पी वेव और एक होती है एस वेव। अभी इसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमें अर्थक्वेक पे एक सेपरेट वीडियो देखनी है जहाँ पे हम अर्थक्वेक के बारे में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। वो हमारे कोर्स का एक मेजर पार्ट है। तो अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना हमारी इस वीडियो में हमें यूजफुल है। तो बॉडी वेव्स जो होती हैं ये हमारी दो टाइप की होती हैं, एक हो गई पी और दूसरी होती है एस। बस ये नाम ध्यान रखना, पी वेव्स और एस वेव्स। ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम में ये येलो वाली वेव दिखाई दे रही है ना, ये येलो वाली वेव है आपकी पी वेव, और ये ब्लैक वाली जो दिख रही है ये है आपकी एस वेव। अब अगर आप यहाँ इस बाउंड्री पे देखो नोटिस करोगे तो इस पॉइंट के बाद आपको ब्लैक वाली वेव नहीं मिल रही, सिर्फ येलो वाली वेव
जो है वो दिख रही है। ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट ने फिर देखो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पता लगाया है कि जो एस वेव्स होती हैं ये लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती, पी वेव्स लिक्विड में से पास कर सकती हैं। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड हमें ये वेव्स नहीं मिल रही, इस पॉइंट के बियॉन्ड हमें ये वेव्स नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारा आउटर कोर है, ये आउटर कोर क्या है? ये लिक्विड का बना हुआ है। और इसी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने ये इन्फर किया है कि हमारा आउटर कोर जो है वो लिक्विड का बना है। क्यों? क्योंकि एस वेव उससे पास ही नहीं होती। और एस वेव किस मीडियम से पास नहीं हो पाती? वो पास नहीं होती आपके लिक्विड मीडियम से। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि सीस्मिक वेव्स कैसे हमें इंटीरियर के बारे में नॉलेज दे रही हैं। डिटेल में इनके बारे में समझेंगे आने वाली वीडियोज में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एविडेंस है आपका मीटियोर। और मीटियोर के बारे में अभी भी हमने डिस्कशन किया था। सो व्हाट आर मीटियोर्स? मीटियोर्स एक्चुअली होते क्या हैं? मीटियोर्स आर बेसिकली रॉकी एंड मेटालिक बॉडीज जो हमें सोलर सिस्टम में देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही ये मीटियोर्स जो हैं ये भी रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। कई बार क्या होता है, इनमें से कुछ मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। और ये मीटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे, अब अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस से बना हुआ है। अब क्या होता है, उन गैसेस के साथ फ्रिक्शन की वजह से ये मीटियोर्स जो है जलने लग जाते हैं, दे स्टार्ट बर्निंग। और आपने सुना होगा कई बार कहा जाता है टूटता तारा। एक्चुअल में कोई तारा नहीं टूटा है, ये मीटियोर जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया है और फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगा है। अब कई बार तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से जल जाते हैं, बट कई बार क्या होगा, इनका सिर्फ ये जो आउटर सरफेस आपको दिख रहा है, ये आउटर सरफेस है, सिर्फ यही जलेगा और इंटीरियर का पार्ट जो है वो इंटैक्ट बच जाता है और ये आके अर्थ की सरफेस पे कोलाइड कर जाते हैं, उससे टकरा जाते हैं। अब जब ये अर्थ की सरफेस पे कोलाइड कर जाएंगे तो आप इनकी स्टडी कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि ये मीटियोर जो है इनका कोर किससे बना हुआ है, कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या मेटल्स इनके अंदर मिल रहे हैं। लेकिन आपने ये तो पता लगा लिया कि मीटियोर के अंदर कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं या मीटियोर किस मिनरल या मेटल का बना हुआ है, लेकिन इसके बेसिस पे आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे जान सकते हो? एक्चुअली आप पता लगा सकते हो अर्थ के इंटीरियर के बारे में। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मीटियोर्स और अर्थ जो है ये सेम या सिमिलर टाइप के मटेरियल से बने हैं। एक हमारी हाइपोथेसिस है प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस अर्थ जो है वो मीटियोर से ही इवॉल्व हुई है। बेसिकली प्लैनेटेसिमल्स का मतलब क्या होता है? प्लैनेटेसिमल्स का मतलब होता है छोटे छोटी रॉकी बॉडीज। ये इतनी भी छोटी नहीं होती कि आप पत्थर की तरह हाथ में उठा के नहीं फेंक सको। यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये छोटी होती हैं। ये 400, 500, 800 मीटर्स लॉन्ग रॉकी बॉडीज़ को हम प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ का इवोल्यूशन शुरू होगा तो वहाँ पे उस टाइम छोटे छोटे ये प्लैनेटेसिमल्स होंगे और धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में आके इकट्ठा हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े और इन्हीं से हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो बने हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये जो मीटियोर्स हैं ये भी प्लैनेटेसिमल्स से बने हैं और हमारी अर्थ भी प्लैनेटेसिमल्स से ही बनी है। हालांकि हमारी अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर्स में काफ़ी इवॉल्व हो गई है, काफ़ी आगे आ गई है, लेकिन ये मीटियोर्स आज भी अपनी उसी स्टेज में हैं, उसी स्टेट में। और अगर हम इनके बारे में पढ़ते हैं, अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। इसी वजह से मीटियोर्स की स्टडी से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा कि कई बार तो क्या होता है ये पूरी तरीके से बर्न हो जाएंगे, जिसे हम टूटता तारा बोल देते हैं, लेकिन कई केसेस में क्या होता है ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होते और ये अर्थ पे आके कोलाइड कर जाते हैं, अर्थ पे आके टकरा जाते हैं। अब जब ये अर्थ पे आके टकराएंगे तो आप सोचो कोई ऑब्जेक्ट बाहर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से आ रही है तो कितनी स्पीड से आके वो अर्थ पे टकराएगी, और जब वो अर्थ पे आके कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो जाएगा। और कई बार क्या होता है इस होल में पानी भर जाता है और यहाँ पे लेक्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये जो है ये लोनार लेक है और ये पूरा जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये सारा एरिया ये एक मीटियोर स्ट्राइक की वजह से ही बना है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि आज से लगभग
50,000 साल पहले या उससे भी पहले कोई मीटियोर आके टकराया होगा और यहाँ पे उस होल में अब पानी इकट्ठा हो गया और उससे बनी है हमारी लोनार लेक। लोनार लेक पड़ती है आपकी महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। ये ध्यान रखना, ये आपके कोर्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में भी रही थी। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये लेक जो है वो न्यूज़ में थी। वो न्यूज़ में क्यों थी? ऊपर वाली इमेज में अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो पानी के कलर का डिफरेंस है। ये जो है पानी थोड़ा पिंकिश अपेयर हो रहा है। तो हुआ क्या था, जो लोनार लेक है इसका पानी जो है वो पिंकिश हो गया था। अब आप में से जिसे पता है कि इसका कलर पिंक क्यों हुआ था, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड हो। और जिसे नहीं पता है, मैं आंसर अभी कर सकता हूँ बट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा जाके इसके बारे में पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि वो वाटर जो है वो पिंक कलर का क्यों हो गया था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में अभी भी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। ग्रेविटेशन में पता ही क्या है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अर्थ के सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है। और हमने समझा था किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी हो तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं? फोर्स इज इक्वल टू जी मास 1 मास 2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और ये रेडियस क्या है? जिस पॉइंट पे आप हो वहाँ से अर्थ के सेंटर की दूरी, अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस। अब देखो होता क्या है, अर्थ की सरफेस पे हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं है, वो लैटिट्यूड वाइज भी चेंज होती है। अब ये लैटिट्यूड क्या होते हैं? स्कूल लेवल पे आपको ध्यान होगा हमें बताया जाता था, जो ग्लोब के ऊपर लेटी लेटी लाइनें बना दी जाती है उन्हें हम लैटिट्यूड कह रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये 10 डिग्री हो गया, 20, ये 30, तो इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप यही समझो कि अर्थ के सरफेस पे जो लेटी लेटी लाइनें आपको दिख रही हैं ये लैटिट्यूड्स हैं। अब देखो हमने कहा था पोल्स पे जाके अर्थ जो है वो फ्लैट हो जाती है, और जब अर्थ फ्लैट हो जाएगी तो अर्थ के सेंटर से जो पोल्स की दूरी है, जो पोल्स का डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। और इक्वेटर पे हमने आके कहा था कि इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी बल्ज हो जाती है, थोड़ी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इक्वेटर पे आके डिस्टेंस जो है सेंटर से वो थोड़ा आपका ज़्यादा हो जाएगा। और हमने देखा था जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो मतलब पोल्स पे जाके हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जितना डिस्टेंस कम होगा ग्रेविटेशनल पुल उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगी। तो मतलब इक्वेटर पे आके जो हमारी ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा सेंटर से। तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज करती रहती है। ऐसे ही जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मास पे भी डिपेंड करती है। भाई हमने देखा मास 1 मास 2, मास 1 हमारा मास था और मास 2 अर्थ का मास था। अब देखो अर्थ का मास भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। अगर अर्थ का मास अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है तो आपको ग्रेविटी की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। और ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेशंस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करते हो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी, बट जब एक्चुअल वैल्यू निकाली जाती है उस पॉइंट पे जाके ग्रेविटी की, तो उसमें और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में कई बार डिफरेंस आता है। और इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एनोमली या ग्रेविटी एनोमली। ये रहा। तो ग्रेविटी एनोमली या ग्रेविटेशनल एनोमली का मतलब क्या है? जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो आपकी रियल वैल्यू है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो आपकी रियल वैल्यू है, इस एस्टिमेटेड और रियल वैल्यू में कई बार क्या आता है? डिफरेंस आ जाता है। और उसी डिफरेंस को हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी एनोमली। और ये क्यों आता है? क्योंकि हो सकता है उस पॉइंट पे नीचे की तरफ जाके जो आपको मटेरियल मिल रहा हो उसका मास कुछ और हो, और आपने जो कैलकुलेशन की है वो एक जनरल कैलकुलेशन की हो। तो कई जगह हो सकता है आपको नीचे की तरफ जाके मेटल्स मिल जाए, कई जगह हो सकता है गैसेस मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी डिफरेंस आ जाएगा, मास का डिफरेंस आ जाएगा, और इसी वजह से जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो रियल वैल्यू होगी उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो
अगर वो डिफरेंस आ रहा है, ग्रेविटेशनल एनॉमली हो रही है, तो वो भी हमें क्या बताएगी कि अर्थ के नीचे की तरफ जाके किस टाइप के मटेरियल या किस टाइप के मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा एविडेंस होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या उसी मैग्नेटिक फील्ड के एविडेंस के थ्रू हमने कंक्लूड किया था कि हमारा कोर जो है वो किससे बना होगा, वो बना होगा आपका आयरन से। अब होता क्या है, कई बार मैग्नेटिक फील्ड सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सर्वे जो कंडक्ट किए जाते हैं बेसिकली ये देखने के लिए किए जाते हैं कि अर्थ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे की तरफ जाके हमें किस टाइप के मटेरियल मिल रहे हैं, किस टाइप के मिनरल्स मिल रहे हैं। जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे आयरन, वो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड सर्वे या मैग्नेटिक सर्वे जो है वो कंडक्ट करते रहते हैं मिनरल्स का पता लगाने के लिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सर्वे हैं या मैग्नेटिक सर्वे हैं, ये भी हमें अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप के मटेरियल मिल रहे हैं, कहाँ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ कम मिल रहे हैं, उस सब के बारे में पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। आई होप ये सारे एविडेंस जो हैं आपको क्लियर होंगे। अब देखो, यही सारे एविडेंस जो हैं इन्हें क्लासिफाई करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप इन्हें 3 तरीके से क्लासिफाई कर ले, 3 अलग अलग वे में क्लासिफाई कर ले। अभी तक हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम इन्हें एक डिफरेंट वे में क्लासिफाई करना देखेंगे। हम इन पे डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि जितना इनके बारे में समझना था हमने समझ लिया। बस हम यहाँ पे देखेंगे इन्हें इन 3 वे में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तो पहला हो गया क्लासिफिकेशन का मेथड आपका आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे खुद सोचो कि जितनी भी अभी तक आपने सोर्सेज डिस्कस की हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें से कौन कौन सी सोर्सेज ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल हैं। दूसरा जो वे हो सकता है वो है हमारा नेचुरल सोर्सेज, और तीसरा है थ्योरीज रिलेटेड टू या थ्योरीज रिलेटेड विद द अर्थ। अब आर्टिफिशियल सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये होती हैं हमारी आर्टिफिशियल सोर्सेज। इनके बारे में हमने पढ़ा ही है कि ये इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं। तो अगर इस वे में इन्हें क्लासिफाई करना है तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी हमारी आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेक्स्ट है हमारी नेचुरल सोर्सेज। अब वोल्केनिज्म हो गया, या फिर सीज्मोलॉजी या फिर सीज्मिक वेव्स हो गई, जो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, या रॉक्स हो गई, मीटियोर्स हो गई, ये सब होती हैं हमारी नेचुरल सोर्सेज जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती हैं। अब यहाँ देखो, हम हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज को कंबाइन पढ़ रहे हैं। उस टाइम हमने देखा था डायरेक्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कौन सी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं नेचुरल कौन सी है, आर्टिफिशियल कौन सी है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। और फाइनल जो है वो है थ्योरीज रिलेटेड विद द अर्थ। अब इसमें से एक थ्योरी तो हमने डिस्कस कर ही ली है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और हमने देखा था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हमें बता रही है कि अर्थ के इंटीरियर में जाके मेंटल के पोर्शन में कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं। ये कन्वेक्शन सेल्स क्यों बन रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, उनका डिके होता है, हीट का एक्यूमुलेशन होता है, उससे हमारे कन्वेक्शन करंट जो है बनते हैं। तो ये हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज दे रही हैं। ऐसे ही हमने देखा था कि हमारा जो मीटियोर्स हैं और जो अर्थ है ये सेम या सिमिलर मटेरियल से बने। ये कौन से वाले हाइपोथेसिस ने हमें बताया, प्लैनेटिसिमल्स हाइपोथेसिस ने बताया। ऐसे ही आगे चल के आज की डेट में अर्थ के बारे में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं, उसके बारे में जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी आज की डेट में है वो है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है और आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी थ्योरीज जो हैं ये भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में नॉलेज दे रही हैं। तो यहाँ तक हमारे अर्थ के इंटीरियर को हम कैसे समझेंगे उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब अर्थ अंदर से है कैसी, कितनी लेयर्स मिल रही हैं, कौन सी लेयर कितनी डीप है, कितनी थिक है, कौन से एलिमेंट्स उसमें मिल रहे हैं, कौन सी लेयर सॉलिड है, कौन सी लेयर लिक्विड है, उसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है इन सारे एविडेंसेस को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उतना मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और उतना ही इंथुजियास्टिक होकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ।